दोस्तों, किसी व्यक्ति का सफल होना दूर से कितना चमकदार लगता है, कितना असरदार लगता होगा, कैसा इंप्रेशन बनता है, हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सफलता संयोग से हासिल नहीं होती। सफलता तब हासिल होती है जब चाहत, लगन और मेहनत एक पटरी पर आ जाएं। यूपीएससी की परीक्षा भी एक ऐसा ही लक्ष्य है जिसे आप बिना इन तीनों के पास नहीं कर सकते। परीक्षा में बैठने वालों की तादाद और चुने हुए उम्मीदवारों के बीच का फासला बताता है कि इसे पास करने वालों ने कुछ कमाल सा किया होगा, तभी वो यहाँ पहुँचे हैं। ये संयोग नहीं हो सकता। नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पवन कुमार। कैसा रहेगा अगर हम एक ऐसे ही इंसान से आपकी मुलाकात कराएं। इन्होंने मेहनत और लगन से न केवल यूपीएससी की परीक्षा पास की, बल्कि 30 सालों से सिविल सेवा में भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। इनके पास अनुभव है, इनके पास एक्सपोजर है, इनके पास अपनी कहानी है, औरों की भी कहानी है। ये कहानी बताते भी हैं उनके बारे में जो कहानी बने हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हम उन्हीं से सुनेंगे सफलता और सफल उम्मीदवारों के किस्से। किताब लिखी है इन्होंने, तो किताब के पीछे की कहानी भी सुनेंगे। किताब का नाम है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। किताब लिखने वाले लेखक का नाम है सज्जन यादव। सज्जन यादव साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर हैं और आज हमारे साथ हैं। साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। ये किताब है दोस्तों, स्केलिंग माउंट यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। यादव साहब, सबसे पहले तो कि जो ये किताब आपने लिखी जी, आप खुद आईएएस ऑफिसर हैं, आपने मेहनत की, मतलब पहले तो वही एक माउंटेन लांघने जैसा काम है यूपीएससी में जाना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद उन उम्मीदवारों से को आप जानते हैं, उनकी कहानी बता रहे हैं। 7 उम्मीदवारों का चयन आपने किया इसमें। मतलब 7 क्या, एक तो सबसे पहले बताइए कि ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, किताब लिखने के पीछे की क्या कहानी है। मैं बताता हूँ आपको कि मैं जैसे काफ़ी सारे जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट हैं, वो बहुत ही नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जी। मैं भी उनमें से एक हूँ कि एक छोटे से गांव से शुरू की अपनी यात्रा और यहाँ तक पहुँच गया। तो मेरे को हमेशा लगता था कि आईएएस ऑफिसर्स जो यंग बच्चे हमारे हैं, जो लाखों एस्पिरेंट्स हमारे हैं, और ऐसे बहुत भी हैं जो केवल मन में सोचते रहते हैं कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन किसी को बताने की भी हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा आपने बताया इतना कम सक्सेस परसेंटेज होता है। तो उन बच्चों को एक हौसला देने की ज़रूरत है, उन बच्चों की हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें काबिलियत है, दम है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है। जी जी। तो ऐसे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल मेरे को प्रस्तुत करना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं अपनी कहानी बता सकता था जी। या दूसरों की बता सकता था। अपनी मैंने इसलिए नहीं बताई कि मैंने एग्जाम दिया था 30 साल पहले जी। 30 साल में बहुत कुछ बदल गया, बहुत पानी बह गया, बहुत पानी बह गया गंगा में। तो बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, स्ट्रेटजी चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया जी जी। तो इसलिए मेरे को लगा कि यंग बच्चों की कहानी बतानी चाहिए। तो इसमें जो भी बच्चे हैं उनका पिछले 3 साल में ही सिलेक्शन हुआ है, मतलब 21, 22, 23 बैच के बच्चे हैं जी। तो उनके पास लेटेस्ट स्ट्रेटजी है, लेटेस्ट उनके पास सिलेबस का ज्ञान है, ऑप्शनल्स का ज्ञान है। तो इसलिए मैंने यंग बच्चों को चुना। दूसरा जो इमीडिएट ट्रिगर मैं बताता हूँ आपको कि आजकल बच्चे जो हैं, जो सक्सेसफुल आईएएस में आ जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग के पार्ट में वो लोग 2 महीने के लिए भारत सरकार के साथ काम करते हैं जी। एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, 2014 के बाद ये चेंज आया। हाँ, 2014 के बाद चेंज आया, ताकि वो भारत सरकार की फंक्शनिंग भी समझ लें, कुछ कनेक्शंस भी हो जाएं और बात भी समझें कि कैसे ऊपर के लेवल पे काम होता है। तो जब ये बच्चे आए 2021 में, जब मैं एक किताब लिखने की सोच रहा था, उस समय मैं उन बच्चों में एक था भरत सिंह। भरत सिंह इसलिए मेरे लिए स्पेशल है कि वो बच्चा हमारे ही घर में, जो उस घर के पीछे हेल्प के क्वार्टर होते हैं, चाहे आप सर्वेंट क्वार्टर बोलें या डोमेस्टिक हेल्प के घर बोलें, जो एक कमरे का घर होता है, उसमें वो बच्चा रहता था। उसकी मदर हमारे घर में काम करती थी। उस बच्चे को मैंने देखा है जब से वो 7-8 साल का था। इस ऐसी सिचुएशन से वो बच्चा ऊपर चढ़ के, इतना सारा क्लाइंब करके, इतना मुश्किल एग्जाम देके, इतनी एडवर्सिटी को पार करके वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो उससे बड़ा रोल मॉडल लाखों करोड़ों बच्चों के लिए और क्या हो सकता है
चाहे आईएएस ऑफिसर बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो, जिंदगी में कहीं भी अचीव करना हो, आप देखें कि वो बच्चा जो सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ, जो सर्वेंट क्वार्टर में रहा, वहां से अपनी मेहनत के बल पे, हमारे सिस्टम की जो रॉबस्टनेस और ट्रांसपेरेंसी है उसके बल पे, अपनी लगन जो आपने बोला, अपनी चाहत के बल पे, वो बच्चा आज आईएएस ऑफिसर है। वो आज सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, बंगलों में रहता है। इस किताब में 7 कैंडिडेट का आपने चुनाव किया। मतलब कि किताब ही रेनबो है। देखिए, आपने सही पकड़ा है। ये रेनबो भी है और ये जेम्स बॉन्ड भी है। 7 का नंबर मेरा बड़ा फेवरेट है। जेम्स बॉन्ड का नंबर 7 है। मेरे को लगता है कि जो हमारी सर्विस में बच्चे हैं, ये जो इतनी मेहनत करके आते हैं, ये जो माउंट यूपीएससी पार करके, वो वाकई में जेम्स बॉन्ड है। उनमें कुछ तो है, कुछ तो शक्तियां हैं, कुछ तो उनमें ऐसा लगन है, इतना बड़ा उनका हिम्मत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 7 बच्चे होने चाहिए। और दूसरा, आपने सही कहा है कि ये बिल्कुल इंद्रधनुष है, रेनबो है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के, कोई कश्मीर का है, कोई केरला की बच्ची है, कोई ईस्ट में सिक्किम से है, तो कोई बिहार से है, कोई अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा रेनबो है जिसमें 7 रंग आपको दिखेंगे। हाँ, वैरायटी कितनी है आपके पास? ऐसे लोग हैं जो अपनी संसाधनों की कमी से जूझते हुए यूपीएससी को क्रैक किया। हाँ। उसमें से एक कैंडिडेट आपने चुनाव किया जिसके पास सारे संसाधन थे। वो टेक्सास में नौकरी कर रहा है, ह्यूस्टन में नौकरी कर रहा है, अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है जी। सब कुछ उसने छोड़ के, उसने लगा अब आप ऐसे कि उसने अध्यात्म की तरफ चलना शुरू कर दिया वहां से छोड़ के। जी, बिल्कुल। वो आया है, मतलब इतनी वैरायटी कैसे बैलेंस किया इसको आपने? जी, नहीं, मैं ये चाहता था कि क्योंकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, हर एक को एक अपने आसपास का रोल मॉडल चाहिए होता है। तो जो उसके जैसा हो, उसको लगे कि अरे ये बच्चा कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, ये भी मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा बैकग्राउंड है, मेरे वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं, मेरे जैसे स्कूल में पढ़ा है। तो इसको जब आप किताब को ये 7 कहानियों में से देखेंगे पूरी को, तो कोई भी जो एस्पिरेंट है, जो 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मैं मानता हूं कि हर कोई किसी न किसी एक कहानी से अपने आप को रिलेट जोड़ेगा। बिल्कुल। और उसको पढ़ के इंस्पायर भी होगा, क्योंकि जब आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको चारों तरफ से अपने आप को घेरना है मोटिवेशनल चीजों से। चाहे वो मोटिवेशनल किताब है, चाहे मोटिवेशनल पर्सन है, चाहे मोटिवेशनल फिल्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन के लिए बच्चों के पास ये किताब हो और वो उसको पढ़ के अपने सपनों को आगे महसूस करें, मतलब उनको रियलाइज करें। जी। जैसे किसको सर्वोपरि मानते हैं आप? मेरिट को मानते हैं, मेहनत को मानते हैं, या सबका संगम होना चाहिए? क्योंकि इस एग्ज़ाम में यूपीएससी में संयोग की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल से शायद नहीं बनती है। देखिए, बिल्कुल नहीं है। जो बोलते हैं कि संयोग से हो गया, किस्मत से हो गया, फ्लूक से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इतना रिगरस प्रोसेस है ये एग्जाम, इतना रिगरस प्रोसेस है कि इसमें सबसे पहले मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो बोलता है स्मार्ट वर्क से हो सकता है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, वो गलत बताता है, मिसगाइड कर रहा है। इस किताब को जो लोग पढ़ना चाहता है वो आपके बाकी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीएससी करने के लिए, कि साहब ये मोटिवेशनल बुक है, ये तैयारी करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। कैसे इसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इसको इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करता हूँ कि बच्चों की तैयारी के लिए कोई ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, और ये बच्चे भी 7 बच्चों की कहानी में आप पढ़ेंगे, ये प्रोसेस इतना लंबा है आपका कि आपका कम से कम 1 साल की कड़ी मेहनत लगती है। उस 1 साल की कड़ी मेहनत में बहुत बार आपको लो फीलिंग आएगी, बहुत बार आप अपने आप को डिसीजन को ही क्वेश्चन करने लगेंगे कि जैसे लवीश था कि अरे मैं तो अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी में था, मैं ये क्या कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा आएगा, आप आत्मविश्वास खो देंगे। बहुत बार ऐसा लगेगा कि अरे ये सिलेबस तो पहाड़ है, ये तो हो ही नहीं रहा। कई बार ऐसा लगेगा कि अरे ये आईआईटी के बच्चे हैं या ये इंटेलिजेंट शहर वाले बच्चे हैं, ये ले जाएंगे, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी कोई एक स्टोरी उठा के उसके 4 पेज भी पढ़ लें तो थोड़ा मोटिवेशन वापस आ जाएगा। और ये मैं उससे बता रहा हूँ आपको कि जैसे मिन्नू पीएम है, उसने कई बार विचार किए, रविश की मैं कर रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं है। यस।
तो ये किताब भी उसी तरह का काम करेगी कि आप अपने पास रखिए इन रोल मॉडल्स को। कभी भी आपको संदेह होने लगे अपनी काबिलियत पे, कभी भी आप लो फील करें, कभी भी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो थोड़ा नज़र मार लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे ये बच्चे वैसे ही हैं, इन्होंने किया और ये भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं। इनमें से हर कोई एक स्टेज पे डेस्परेट था, हर कोई फेल हो गया था, हर कोई डिप्रेशन में आ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पार किया और उसके बाद इतनी अच्छी उसका सक्सेस मिली उनको। तो डेफिनेटली ये बच्चों की बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, जो चैलेंजेस यूपीएससी के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट है। आपको तीन अलग अलग सीढ़ी, बैरियर कहेंगे इसको, जी। तीन अलग अलग बैरियर आपको पार करने पड़ते हैं हम्म। और बहुत रिगरस पढ़ाई करके आप वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं वही कह रहा था कि इसमें संयोग की गुंजाइश नहीं बनती नहीं, है। बिल्कुल नहीं है, संयोग की नहीं है। तो इन तीनों एग्जाम के लिए मैं हम्म उसमें इंटरव्यू को भी शामिल करता हूँ। हम्म क्या चैलेंजेस होते हैं जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा निगाह में रखने की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग चैलेंजेस हैं, जी। थोड़ा भिन्नता है। हम्म। प्रीलिम स्टेज में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इतना बड़े सिलेबस को कैसे पार करना है, हम्म। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम्म। शुरुआत जब आप करते हैं, आपको आदत नहीं होती है इतना देर पढ़ने की, आपको आदत नहीं होती थी मेहनत करने की, क्योंकि ये मेहनत कॉलेज वाली मेहनत से कई पायदान ऊपर है, मैं ये मानता हूँ। तो लविश के साथ भी ऐसे हुआ कि वो अमेरिका में था, अपना ईमेल पे काम करता था, हर 15-20 मिनट में घूमता था, दूसरे डेस्क पे जाके हेलो हाय करता था, 1 घंटे बाद चाय पीता था। लेकिन जब बैठ के वापस उस रूटीन में आएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वापस मेहनत के रूटीन में अपने आप को डालना, 14-15 घंटे पढ़ना। दूसरा चैलेंज आता है डिस्ट्रैक्शन। बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है, जो बच्चे काम ये मेहनत करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, परिवार वालों को भी थोड़ा दूर रखना पड़ता है, रिलेटिव से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो सब निर्वाण सा, एक तरह से मैं बोलूँगा, प्राप्त करना आपको, कि बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आपको रात दिन ये मेहनत करनी है। तो ये सिलेबस के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है स्टडी मटेरियल, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे समय इतना नहीं होता था, लेकिन अब बच्चों के पास इतने सारे मटेरियल है, यूट्यूब के लेसन्स भी हैं, कहीं पे इंटरनेट पे भी कुछ है, किताबें भी इतनी सारी हैं, गाइड बुक्स भी इतनी सारी हैं। तो कैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में 1 या 2 सोर्सेज से ही पढ़ा जाए, कैसे अच्छे सोर्स 1 या 2 आइडेंटिफाई करें हर टॉपिक का और उन्हीं पे पढ़ाई करें बहुत ही फोकस्ड वे में जी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों को करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं सेकंड स्टेज पे आता हूँ, आप मेंस पे आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि प्रीलिम में तो ठीक है 12 लाख ने फॉर्म भरा, लेकिन आधे तो देने ही नहीं गए, लेकिन बाकी भी देने गए, तो जिसमें से टॉप क्लास क्रीम छट गई आपकी 15,000 बच्चों की, जिनको मेंस देना है। जी। अब वो सब आपके बराबर ही हैं। फिर आपकी स्ट्रेटजी काम आती है कि आपकी आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कैसे अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के। तो मॉडल आंसर्स आपको देखने हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि आपको उन बच्चों से 15,000 में थोड़ा ऊपर दिखना है, थोड़ा बेटर दिखना है बाकी लोग से। तो उसका है आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, क्योंकि मेहनत तो सारे ही कर रहे हैं, 15 घंटे सभी पढ़ रहे हैं, 14 घंटे सभी पढ़ रहे हैं, सिलेबस सेम ही पढ़ रहे हैं। फिर आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में एक और चैलेंज आता है आपको, कि आपको इंटरव्यू बोर्ड को कन्विंस करना है कि आप बेस्ट कैंडिडेट हैं, आप सिविल सर्विस के लिए एप्टीट्यूड आपका है, आप में वो वैल्यूज़ और एथिक्स हैं कि वो आपको समझें जो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरत है। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बोलने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलने की प्रैक्टिस इसलिए लोग करते हैं कि थोड़ा आपस में मॉक इंटरव्यू बहुत सारे देते हैं। तो ये अगर सारा चीज़ करते हैं, सहज कैसे रहना है सिचुएशन में, टेंस सिचुएशन में, आमने सामने में आपसे बात कर रहा हूँ, तो सहज रहेंगे। लेकिन जब लगता है कि अरे इस पे तो मेरा पूरा डिपेंड करता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो टेंशन आ जाती है। तो उसमें कैसे रहेंगे, तो अलग अलग स्टेज का अलग अलग चैलेंजेस हैं जो इनको करने। जब आप आए थे इस सर्विस में 95, राइट? जी, 95 सिलेक्शन। तब यूपीएससी के एग्ज़ाम में और यूपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटजी, और अब जब आपने इन बच्चों से बात की जिन्होंने आपकी सेवा में आए, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा, जिनके साथ आपने जो आपके साथ बातचीत शेयर किया उन्होंने, उस समय की तैयारियों और अब की तैयारियों में क्या फ़र्क आ गया है? देखिए, एक तो पैटर्न में बहुत चेंज हो गया है। हमारे समय में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अभी तो 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है।
हमारे समय में प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का टेस्ट होता था। अब प्रीलिम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, सी सेट होता है। तो सी सेट एक बड़ा चैलेंज आया है और जो रात दिन थोड़ा और टफर होता जा रहा है हर एग्जाम के बाद, क्योंकि ये बिल्कुल जो कैट का एग्जाम है आईआईएम में अपीयर होने के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। हालांकि सी सेट वो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं जो जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर सी सेट में फेल हो गए तो आपका जनरल स्टडीज़ मायने नहीं रखता है आपने कितना स्कोर किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है। फिर इथिक्स का पेपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है जो हमारे समय में नहीं होता था, क्योंकि इथिक्स ऐसा है कि जिसका कोई बहुत अच्छी सी किताब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो आपके अंदर कितना इथिकल वैल्यू है, कैसे आप रिलेट कर पाते हैं जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, डे टू डे डिसीजन मेकिंग को इथिक्स से, या डे टू डे बिहेवियर को अपना इथिकल चीज़ों से। तो वो एक थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि क्योंकि उसका डिफाइंड टॉपिक्स, डिफाइंड सिलेबस, डिफाइंड चीज़ें नहीं हैं, कोर्स मटेरियल नहीं है, सोर्सेज की कमी है, तो वो एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और तीसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन की कितनी ज़्यादा है, जो पहले नहीं थी। पहले कुछ फिक्स किताबें थी। मेरे को याद है जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैंने गाइडेंस ली अपने एक दो जो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को 15-20 किताबें बताई, कुछ नोट्स बताए। मैं दिल्ली आया, एक बैग में भर के सारे नोट्स और किताबें एक ही शॉप से मेरे को मिल गए, और वो लेके मैं वापस चला गया और केवल मैंने उसी से पढ़ाई। कहाँ रहते थे तब आप? मैं हिसार में रहता था, हरियाणा में। तो मेरे को बताया गया कि यहाँ दिल्ली में एक जवाहर बुक डिपो शायद होता था, कि सीधा वहाँ चले जाओ, उनको बस बता दो कि प्रीलिम क्लियर हो गया, ये 2 ऑप्शनल है के पास। हाँ जी। तो बस मैं वहाँ आया, एक बस बैग में भर के बहुत सारी किताबें ले गया और केवल उन्हीं से पढ़ाई की। तो कोई और चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, यूट्यूब अवेलेबल ही नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था, ज़्यादा गाइडेंस देने वाले भी नहीं थे। संसाधन आजकल ज़्यादा हैं जो सेल्फ हेल्प जिससे स्टूडेंट खुद कर सकें, जैसे आपने यूट्यूब का नाम लिया या बाकी और जो माध्यम हैं। संसाधन बहुत बढ़ गए हैं, तो उससे चैलेंज बढ़ गया कि किसको यूज़ करें, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, समय उतना ही है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते। और गाइडेंस देने वाले भी मैं कहूँगा बहुत बढ़ गए हैं। पहले इतने गाइडेंस देने वाले नहीं होते थे, तो बच्चों को कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो एक टारगेटेड गाइडेंस लेनी चाहिए और टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए। सब कैंडिडेट से आप बारी बारी से आपने इंटरेक्शन किया, राइट? लवीश जिसका आपने एग्जांपल दिया है, एक वो उसका सिलेक्शन किया आपने। हाँ। जो ह्यूस्टन में, टेक्सास में कहीं नौकरी करता है, और शेल में। फिर उसके बाद मतलब कोई व्यक्ति इतना पैसा उस उम्र में कमा रहा हो और वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ कलेक्टर की नौकरी करने की इच्छा रखता हो, या आ गया, अब तो आ गया। क्या ड्राइव किया होगा उसको? देखिए, ये बहुत मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने लवीश के बारे में सुना कि वो इतना आईआईटी मुंबई से उसने इंजीनियरिंग की। शेल एक बहुत ही हाई पेइंग कंपनी है, मल्टीनेशनल है, पेट्रोलियम सेक्टर में, उसमें काम करता था। उसी कंपनी ने उसको तुरंत सिलेक्शन के बाद यूएस भेज दिया, जहां ह्यूस्टन में एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहता है, एक लग्जरी गाड़ी मिली हुई है और बहुत अच्छा पे पैकेज है। तो उसको क्या मोटिवेट कर रहा है? तो जब मैंने उससे बात की तो उसने मेरे को बोला कि मेरी ज़रूरतें, जो मेरे घर की ज़रूरतें थी, एक घर को कुछ सामान चाहिए, घर बनाना है, वो 1-2 साल में ही पूरी हो गई। उसके बाद मेरी कोई ज़रूरतें नहीं थी। मेरे को लगा कि ये जो सैलरी मिल रही है, ये तो केवल बैंक में एक फिगर मात्र है, मेरे को इससे कोई किक नहीं मिल रहा है। मैं काम करना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, मेरे को कुछ सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, कुछ जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा है। मैं वही काम हर बार कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, कोई वैरायटी नहीं है काम में। पे पैकेज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, क्योंकि बेसिक सुविधाएं तो वैसे भी हो गई हैं पूरी, और सर्टेनिटी भी कुछ नहीं है कि मेरे को कल को रिट्रेंच कर दिया जाए, या और क्या काम करूंगा मैं। तो जो आईएएस में चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर सकते हो। किसी अगर दिन में आपने एक का भी भला कर दिया, मैं मानता हूँ, तो आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। दूसरा है वैरायटी है जॉब में, चैलेंजेस जॉब में है। तो उसको लगा कि उसका जो जॉब है बहुत लग्जूरियस है, बहुत पैसे वाला है, वैसे बहुत अच्छा है, अमेरिकन ड्रीम है जो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस, ये सेटिस्फेक्शन उसमें नहीं है। तो इसलिए वो सब कुछ छोड़ के बच्चा वापस आया। वापस आके एक हॉस्टल में रह के उसने तैयारी की रात दिन, और सिलेक्शन उसका हुआ, और अभी है कर्नाटका काडर में काम कर रहा है। अब उसका ठीक उल्टा जो भरत का एग्जाम्पल है, हाँ,
मतलब एक सर्वेंट क्वार्टर में रह के संसाधनों की कमी से स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचना, वेस्ट बंगाल का डर हाँ, है वेस्ट उसका, बंगाल राइट? का डर, हाँ जी, बिल्कुल। उसको ड्राइव करने वाले क्या एलिमेंट्स है? देखिए, भरत को अगेन बहुत ये इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ आपको कि भरत पढ़ाई के बाद वो इंजीनियरिंग उसने की दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, और टाटा जिसको मोटर्स में, जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हाँ, हैं। दिल्ली जी। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, आजकल हम्म, डीटीयू बोलते जी। हैं। वहाँ से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और हम्म, टाटा मोटर्स में उसको एज मैनेजर की जॉब मिली। हम्म, दिल्ली में ही काम भी मिला, डीटीसी बसेस जो टाटा के चल रही हैं उसके बारे में। जी। तो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा जंप था हम्म, कि एक सर्वेंट क्वार्टर से एक नॉर्मल फादर पियोन है स्कूल में, हम्म, वहाँ से ऊपर उठ के वो बच्चा वहाँ तक पहुँचा कि इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है टाटा, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, हम्म, उसमें मैनेजर का काम कर रहा है। एक स्टेटस फैमिली को अभी अभी मिला, जी। एक फैमिली का जो दूर हुआ, जो उसको पैसे की कमी फैमिली को होती थी। लेकिन भरत डिसाइड करता है कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरे को तो और लीप लेना है लाइफ में, मेरे को तो, क्योंकि भरत संस्कृति स्कूल में पढ़ा 6ठी क्लास से, जी। उसके फादर वहीं पियोन हैं। जी। तो उसको था मन में कि ये एक सिविल सर्वेंट बन के वो और अच्छे से अपने लिए काम कर सकता है और अच्छा लोगों के लिए काम कर सकता है। हम्म, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन उसने पहले प्रीलिम के बाद लिया। पहले प्रीलिम दिया उसने, अच्छा नहीं हुआ। जी। जो लंच टाइम में होता है 2 पेपर के बीच में, पापा ने पूछा कि बेटा कैसा हुआ? तो बोला कि पापा अच्छा तो नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं नौकरी छोड़ के पूरे टाइम तैयारी करता हूँ, तो डेफ़िनेटली मैं इसको कर सकता हूँ। हम्म, और पापा ने उस सिचुएशन में भी, जब ये नहीं बोला कि अरे अभी-अभी तो तू मैनेजर बना है, अभी-अभी तो पैसा आना शुरू हुआ है, उसने कहा नहीं बेटा नौकरी छोड़ दे अगर तेरे को हम्म, कॉन्फिडेंस है तो। तो इतना बड़ा डिसीजन उस बच्चे ने लिया और बाद में थोड़ा लो भी रहा, बहुत बार सिलेक्शन हुआ नहीं उसका, हम्म, लेकिन वो लगा रहा और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुआ। तो उसके लिए ये ड्राइव था कि वो कैसे अपनी फैमिली को और अच्छे स्टेटस दिला सकता है, कैसे वो और बेटर काम कर सकता है अपने हम्म। नेबरहुड के लिए, अपने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और जो उसके रोल मॉडल्स उसने देखे थे संस्कृति स्कूल में रहते हुए, कैसे उनके जैसा बन सकता है। लो से मुझे याद आया कि मिन्नू का एग्जाम्पल, हाँ जी। मतलब उससे ज़्यादा लो तो होने के लिए एलिमेंट्स तो और किसी के पास नहीं हो सकता। 4 हाँ बार, जी। 5 बार, बिल्कुल, मतलब कोई बिल्कुल आप मामूली बात नहीं सही है। कह रहे हैं। देखिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत धीरज चाहिए उसके लिए। हुँ। अ, इंसान टूट कैसे नहीं जाएगा ऐसे में? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मिन्नू एक एग्ज़ाम्पल है बहुत बड़ा हमारी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, हुँ, जो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाती, करियर परस्यू नहीं कर पाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, इन-लॉज़ की पति की सेवा में लग जाती हैं और अपना वो धूल जमने लग जाती है उनकी हुँ, सपनों पे। पर मिन्नू मिन्नू भी वैसे ही थी, लेकिन उसके अंदर सपना था। लेकिन इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए थे, 4-5 साल, जी। ज़िम्मेदारी के नीचे दबी हुई थी, तो उससे वापस शुरू करना पड़ना, उससे हुँ, वापस उस रूटीन में आना, उतना कॉन्फिडेंस लेके आना, उसको बार-बार वो झकझोरता था हुँ, बात कि अरे ये तो बड़े यंग बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, इनके सामने मैं कहाँ ठहरूँगी? हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी अपने आप को दृढ़ करना, अपने आप में वो हिम्मत लाना मिन्नू के लिए बहुत बड़ा काम था। हुँ, और जैसे कि आपने कहा, उसने 4 अटेम्प्ट दिए, जी। बार-बार एक अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में फेल हुई, हुँ, दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल टूट गई थी कि प्रीलिम भी क्लियर नहीं हो रहा। वो एडवर्टाइज़मेंट को देख के 5वें अटेम्प्ट में जब आया एडवर्टाइज़मेंट, तो रोने लगी कि मैं क्या करूँ? हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड ने बहुत हिम्मत दिलाई कि एक अटेम्प्ट मेरे लिए कर लो। तो बड़ा हिम्मत का काम है, अपने इतनी सारी ज़िम्मेदारियों में बच्चा बड़ा हो रहा है, इन-लॉज़ आपको बार-बार बोल रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो? कहाँ ज़िंदगी जा रही है? हम पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं। हालाँकि बहुत सपोर्टिव थे, बट हुँ, हुँ, फिर भी मैनू लगी रही। और ये भी परसिवरेंस जिसको हम बोलते हैं कि लगातार अपने मकसद में लगे रहना, हुँ, आपको आएगा, वो आएँगे सेटबैक्स, फेलियर हुँ, होंगे, आपको लगेगा खराब, लेकिन उसी से सीखना है, उससे गिव अप नहीं कर देना है। मैनू यही बताती है कि गिव अप नहीं करना है। चाहे टोंट मारेंगे लोग कि अरे आप बड़े बने थे, आईएएस बनने चले थे, क्या हुआ?
लेकिन इन सब टोंट के बीच में, इन सब बाब्स के बीच में, इन सब जिम्मेदारियों के बीच में, डिप्रेशन के बीच में आपको अपना लक्ष्य भूलना नहीं है। नहीं, लक्ष्य टोंट की यूपीएससी क्या ज्यादा परवाह करनी लाइफ में, टोंट की कोई वैल्यू नहीं नहीं, है। लेकिन बहुत लोग हाँ, करते हैं, देखिए। नहीं, कम उम्र में तो ज्यादा असर करता है। हाँ हाँ, अ, नहीं वो जी। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में फेल होने के बाद ऑफिस जाने की हिम्मत उसकी कई दिन में आई। बहुत दिन घर में बैठी रही इसमें कि जाके लोग मजाक उड़ाएंगे। हम लोग सोचते हैं कि टोंट का यंग बच्चे ज्यादा हाँ सोचते हैं, हाँ, धीरे धीरे बहुत मेच्योरिटी बहुत आती है, जी जी, सही बात है। सोचना नहीं चाहिए, बट हम्म, फिर भी लोग उससे समझते हैं। इवन उसका जो सत्यम गांधी पे हम आएंगे, उसको भी बड़े टीचर्स जो दयाल सिंह कॉलेज में टोंट मारते थे कि चलो कलेक्टर साहब क्लास में आ गए हैं देखो, फिर उससे जानबूझ के मुश्किल सवाल पूछते थे, फिर बोलते थे देखो तुम क्या आईएएस बनोगे, तुमको एक सीधा सा सवाल नहीं आता है। कुछ थ्रेड जो है वो सभी कैंडिडेट में कॉमन है कि जैसे सपने देखना, फिर उसको पूरा करना मेहनत करके कंसंट्रेशन के साथ, ये तो सभी को चाहिए। आप कुछ बिल्कुल, भी कर ये तो लीजिए। कॉमन हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन तो है है, ये तो जो मैं सब बोलता सब हूँ। ये सब, और यूपीएससी में नहीं तो कहीं और भी काम आ हाँ जाए। जी, हर जगह के लिए। क्या कोई मेंटर जरूरी है यूपीएससी में जाने की जो तमन्ना रखते हैं उनके लिए? देखिए, मेंटर अगर अच्छा मेंटर हो तो थोड़ा राह आसान हो जाती है, लेकिन बिना मेंटर के ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं। मेरे को नहीं लगता ये जो 7 लोग हैं इनमें से किसी का कोई पर्सनल मेंटर इस तरह का था। बीच बीच में एक आध लोग हैं, जैसे मिन्नू के केस में कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिनके साथ वो काम करते थे, उन्होंने उसको एनकरेज किया, बट कोई मेंटर इनमें से किसी बच्चे का नहीं था, और बहुत सारे बच्चे हमारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो देखिए, ये तो आपकी खुद की ही जर्नी है, ये चढ़ाई अकेले ही चढ़नी है। ठीक है, मेंटर थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लक्ष्य को सामने रखते हुए स्टेप बाय स्टेप खुद ही ये एवरेस्ट चढ़ना पड़ेगा। मेंटर हो तो अच्छी बात है, पर मेंटर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। यूपीएससी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा है। बिल्कुल है, देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की मानते हैं कि बहुत कठिन परीक्षा, सबसे नहीं तो वन ऑफ द टफेस्ट है ही। बिकॉज मैंने पढ़ा था लिटरेचर में कि उसके अलावा एक चाइना में जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो भी बहुत मुश्किल है, उसमें भी सक्सेस परसेंटेज लगभग इतनी है जितना यूपीएससी में। तो इन बच्चों के संपर्क में हैं आप? बिल्कुल है, ये तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, डेफिनेटली हैं। इनमें से अभी मेरी विमोचन में भी आए थे 3 बच्चे, तो भरत के मम्मी पापा भी आए थे। जी जी। अच्छा, ये अभी कोई सोशल मीडिया के एज में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें सोशल मीडिया से फ़ायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, खासकर सोशल मीडिया के तो ज़्यादातर नुकसान ही है। देखिए, आप सोशल जी। मीडिया में उसको नहीं माने हम्म, जो यूट्यूब है, हम्म, इंटरनेट को, इनको नहीं माने, क्योंकि यूट्यूब और इंटरनेट पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशियल जानकारी है। बहुत बच्चों ने यूज़ किया, जो अंजलि शर्मा ने तो अपनी पूरी पढ़ाई ही यूट्यूब लेक्चर से की है, और बाकी बच्चे भी जो टफ टॉपिक्स होते हैं, किसी को इकोनॉमिक्स मुश्किल लगता है, किसी को हिस्ट्री मुश्किल लगती है, किसी को ज्योग्राफी मुश्किल लगती है, तो टफ जो टॉपिक्स हैं उसके लिए वो रेफर करते हैं यूट्यूब को और इंटरनेट को। तो जब मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया, तो जब आप बिल्कुल एग्रेसिवली तैयारी कर रहे हैं उस समय थोड़ा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में ऐसा किया, क्योंकि एक बार आप शुरू कर देते हैं, खोल लेते हैं अकाउंट ना, तो पता नहीं चलता कब आपका आधा घंटा 1 घंटा चला गया, एडिक्टिव हो जाता है। तो या तो आप में इतना कंट्रोल हो कि आप 10-15 मिनट देखेंगे और फिर आप बंद कर देंगे, नहीं तो इस तरह का जो है रील्स वील्स, इनके मैं अगेंस्ट में हूँ। बट अगर यूट्यूब है, उसमें अच्छे लेक्चर मिल रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक मिल रही है, या कोई जानकारी मिल रही है जी। सिलेबस के बारे में, तो वो अच्छी बात है। मोटिवेशनल भी है पुराने, और ज्ञानवर्धक भी है। सर, पैसा, पावर और अथॉरिटी, तो पैसा तो आज की पैमाने से ज़्यादा आयस में है नहीं, लेकिन पावर है, अथॉरिटी है, और काम करने के मौके हैं जहाँ पे जिनकी दिलचस्पी पब्लिक के लिए काम करने में है। इन तीनों को अगर मिला दें तो भी मुझे लगता है कि और भी एरियाज हैं जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं, फिर कलेक्टर ही क्यों? नहीं, देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबको कलेक्टर ही बनना है, या कलेक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट।
अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना जी। है, आप में एंटरप्राइज है कि आपको बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसमें भी जाएं या दूसरे फील्ड में भी जाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडियंस, कितने सीईओ बने हुए हैं जी, बड़ी जी। बड़ी मल्टीनेशनल्स के, तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन जिसको ये अच्छा लगता है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, जिसको ये अच्छा लगता है कि मैं कुछ चेंज सोसाइटी में लाऊं, तो इससे बड़ा मौका और किसी सर्विस में नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जब आप शुरू में ही 2 साल आपकी ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद, उसके बाद आप एसडीएम बन जाते हैं। तो इवन एसडीएम के लेवल पे जब बच्चे 25-26 साल के होते हैं, 2 साल की सर्विस होती है, इतने सारे रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इतनी सारी मैन पावर, इतना सारा अथॉरिटी, और कौन सी आपको सर्विस देती है, कौन सी नौकरी देती है जिसमें कि आप चेंज ला सकते हैं। आप तुरंत जो क्या कहते हैं, मैं तो हरियाणा से हूँ, वहाँ पे हरियाणा में जो भी थोड़ा कुछ भी ज़्यादा बनने की कोशिश करता है उसको कहते हैं तू क्या डीसी लगा हुआ है। तो इसलिए और है बाकी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बोलते हैं कलेक्टर हाँ, कलेक्टर कलेक्टर है, हो। डीएम है। तू क्या कलेक्टर लगा हुआ है यहाँ? हाँ, जी, बिल्कुल, जी। कलेक्टर लगे हो क्या? तो वो इसलिए कि हमारी एक तो अथॉरिटी मान लेते हैं, लेकिन दूसरा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट कॉल तो एसडीएम है या फिर डीसी उसके बाद है। तो आपका झगड़ा हो गया गांव में, या पेंशन नहीं मिली, बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करता है फील्ड में एसडीएम या कलेक्टर। तो इतना आपको मौका मिलता है, जैसे मैंने बोला, इतने रिसोर्सेज मिलते हैं डेवलपमेंट के, इतना आपको अथॉरिटी या आपकी वर्क है कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो इतना तो किसी और सर्विस में नहीं है। ठीक है अपना इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, सर्विस डिलीवरी में चेंज लाना चाहते हैं, मैं बोलूँगा देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक एवेन्यू है सिविल सर्विसेज। ये आईएएस ऑफिसर को टफ बनाने में और उसके कामों में वैरायटी लाने में ट्रेनिंग का कितना रोल है? जैसे मान लीजिए कि एमएलए है, एमपी है, एक एमपी होगा तो हो सकता है उससे 3 जिला लग रहा हो। हाँ, बिल्कुल। तो 3 जिले के वो एमपी 3 जिले के कलेक्टर से डील कर रहा है। बिल्कुल। आई एम श्योर देश के सभी हिस्सों में, नॉर्थ इंडिया में तो मैं देखता ही हूँ, बिल्कुल। सब जगह कलेक्टर पे दबाव रहता है। और जब आप डील कर रहे होते हैं एमपी से, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि साहब ये एमपी है और पार्लियामेंट्री इसके पास प्रिविलेजेस हैं। करेक्ट। ये कशमकश में मुझे लगता है कि कितना टफ कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए और उस ट्रेनिंग का क्या रोल होता है? देखिए, ट्रेनिंग में इस तरह का बहुत कम चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ट्रेनिंग में एक तो आपको बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स आते हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उन्होंने मुश्किल सिचुएशन को कैसे डील किया, क्या क्या मुश्किलें फेस की, कैसे उसको डील किया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सेंसिटाइज कर देती हैं, आपके दिमाग में रहता है कि इन ऑफिसर ने ऐसी ही सिचुएशन में ये काम किया था, तो ये आपके दिमाग में रहता है। लेकिन असली आप सीखते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं, और इसीलिए जो हमारे ट्रेनिंग का 1 साल जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आप कलेक्टर के साथ जुड़े रहते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं, छोटे छोटे टाइम के लिए आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाते हैं, उनमें आप सीखते हैं, और ये मानते हैं कि प्रोबेशनर ने थोड़ी गलती भी कर दी तो माफ़ है, क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट है। तो उसमें आपको डे टू डे कलेक्टर से एडवाइस भी मिलता रहता है, इस चीज़ को इस तरह से डील करें, इस चीज़ को इस तरह से, तो वो आपको थोड़ा टफ, या मैं बताऊंगा कि आपको रूल्स ऑफ द गेम सिखा देता है कि कैसे काम करना है। उसके बाद आप ऑन द जॉब ही सीखते हैं। वो तो हर प्रोफेशन में है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, जो पढ़ के आते हैं तब तो बहुत कुछ कम पता होता है, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस में जाते हैं तब वो जो लर्निंग द रोप्स तभी होता है, मैं मानता हूँ, तो आप सीख जाते हो। ये एक लड़की की कहानी है आपकी किताब में, अंजलि की। क्या उसको क्या ड्राइव किया है, उसकी क्या कहानी है? अंजलि की तो मैं बोलूँगा कि बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। अंजलि जो है सिक्किम में रहती थी, एक वहाँ केवी में पढ़ती है जी। क्लास 10th तक वो नॉर्मल लड़की है, उसका सब ठीक है, अच्छा टॉप कर रही है स्कूल में। क्लास 10th में कुछ बीमारी होती है, उसको ब्रेन टीबी होती है, और उसके तहत तो उसका बहुत मुश्किल से उसकी जान बचती है, लेकिन वो उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। सो शी बिकम्स टोटली ब्लाइंड, 99.9% ब्लाइंड, कुछ दिखता नहीं है उसको।
तो आप देखिए कि आप अभी देख रहे हैं सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, अचानक अंधेरा अंधेरा काला सब कुछ हो जाए, तो बिल्कुल ही आप लाइफ से वो सोचेंगे क्या हो गया, मैं तो गया, मेरी तो जी। लाइफ खत्म हो गई। तो अंजलि के साथ ये हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो पढ़ूंगी, पढ़ के ही आगे बढ़ूंगी, बिना पढ़े मेरी लाइफ कुछ नहीं है। तो ठीक है, 1 साल थोड़ा रही उसमें, सीखा कैसे, डिप्रेशन में रही, 6 महीने बार बार अपनी किताबें मांगती रही, लेकिन फिर 1 साल बाद वापस स्कूल गई। वापस जाके सुन सुन के पढ़ाई की उसने। क्लास में सुनती थी लेक्चर, घर पे आके अपने मम्मी पापा को बोलती थी कि लेसन पढ़ के सुना दो। ब्रेल नहीं सीखा उसने? नहीं, उसने ब्रेल नहीं सीखा लड़की ने, और उसने कभी स्टिक यूज नहीं की। कोई भी जो एड यूज करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग, उसने कोई स्टिक यूज नहीं की, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे को तो नॉर्मल ही दिखना है। इसमें एक इंसिडेंट है, एक बार वो अपने कॉलेज में सहेलियों के साथ जा रही थी, 2 सहेलियों ने हाथ पकड़ा था, तो किसी ने मार्केट में पूछा, अरे तुम क्यों इनका हाथ पकड़ के चल रही हो? तो उसने ये कहने की बजाय उसने बोला कि नहीं, मेरे को पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो उसको अच्छा लगता है कि नॉर्मल दिखना, तो उसने ब्रेल नहीं सीखी, सुन के पढ़ाई की। देखिए कितना मुश्किल रहता है, सुन के स्कूल की पढ़ाई की, सुन के कॉलेज की पढ़ाई की, लेक्चर सुन के। फिर उसको एक स्मार्टफोन पापा से गिफ्ट मिल गया। स्मार्टफोन का पहले 2-4-10 दिन तो यूज किया उसने म्यूजिक सुनने के लिए, फिर उसको पता चला इसमें यूट्यूब है। यूट्यूब में तो बहुत सारी जानकारी है, और लेक्चर सुन सकते हो, वीडियो सुन सकते हो, देख नहीं सकते तो फिर उसने इसी से पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस जाना, एग्जामिनेशन पैटर्न जाना, लेक्चर्स सुने उसमें, और उनके बेस पे इसने पढ़ाई की, जो कि बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगा कि हम लोग याद करते हैं देख देख के, उसने सुन सुन के याद किया और स्क्राइब की मदद से लिखा। उसमें एक और बहुत बड़ी डिपेंडेंस है, उसके साथ बहुत बार सेटबैक इसलिए हुआ कि जो स्क्राइब मिला उसको कुछ आता नहीं था लिखना, उसको क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं आता था। तो पहले उसने बिहार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, बीपीएससी, उसमें भी उसको जो स्क्राइब मिला बच्चा क्लास 12th का, उसको तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ना नहीं आ रहा था, तो क्या लिखेगा? तो 1-2 अटेम्प्ट उसके इसलिए भी वेस्ट हुए। तो उसका मैं मानता हूँ कि डबल ट्रिपल उसको मेहनत करनी पड़ी बाकी लोगों के मुकाबले। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है अंजलि, ऐसे लोगों के लिए, ना केवल जो विजुअली थोड़ा इम्पेयर्ड है या ज़्यादा इम्पेयर्ड हैं, बट उन लोगों के लिए जिनका किसी भी टाइप का हैंडीकैप है, किसी भी टाइप की डिसएडवांटेज है, तो उनको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अरे ये तो मेरी किस्मत है, मेरे साथ तो ये हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तो डिपेंडेंट हो गया। नहीं, आपके पास और पावर है, वो पावर आपकी दृढ़ता, वो पावर आपकी मेहनत, वो पावर आपको इन चीज़ों को ओवरकम करके शाइन करना। तो वो ही अंजलि सिखाती है। अच्छा, जो लोग सत्यम गांधी का एक अलग एग्जाम्पल है, हाँ जी, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। सत्यम गांधी, देखिए सत्यम गांधी एपिटोम है, जो बिहार से, यूपी से बच्चे दिल्ली आते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, मेरे को आईएएस बनना है या सिविल सर्विस ऑफिसर बनना है। और सत्यम गांधी उन बच्चों को भी दिखाता है जिनके पेरेंट्स लोन ले लेके बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि लोन लेके यहाँ आके मस्ती करके उड़ा देते हैं। सत्यम गांधी पहले दिन से ये कॉन्शियस था कि उसके पापा ने 24% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया हुआ है, तो उसने कहा कि मैं तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे मेरे को आईएएस बनना है। अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि कम से कम ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए ना जी। तो उस बच्चे ने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी शुरू की, और जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होती है, बीए खत्म करता है दयाल सिंह कॉलेज से, उसके साथ साथ उसका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब बच्चा सीधा दयाल सिंह कॉलेज से उड़ता है और मसूरी एकेडमी पहुंच जाता है। और उसका था भी ये कि या तो मैं इस पहले अटेम्प्ट में पास होऊंगा, नहीं तो मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि 5-5 साल लगते हैं यूपीएससी, 6-6 साल लगते हैं। उनको सत्यम गांधी से सीखना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हैं, आप फोकस्ड हैं, आप पूरी मेहनत 16 घंटे कर रहे हैं दिन में, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हाई रैंक पे सिलेक्शन हो सकता है। किताब लिखने में प्लानिंग से लेके लेखन तक चैलेंजेस क्या थे आपके लिए, और कैंडिडेट के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा आपका? देखिए, पहला चैलेंज था कैंडिडेट सिलेक्शन, क्योंकि कहानियां बहुत सारी हैं, सारे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनकी अलग अलग कहानियां हैं। तो किस तरह से, जैसे आपने कहा कि एक रेनबो प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से मोटिवेशनल स्टोरीज निकाली जाएं, किस तरह से अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लिया जाए। तो पहला तो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें कि मेरे को 2-3 महीने लगे, और
उसके बाद तो बहुत मज़ा आया। देखिए पहले तो बच्चों से बातें की, उनके साथ मैंने एक-एक के साथ 12, 13, 15 घंटे जैसे आप और हम बात कर रहे हैं वैसे बातें की, उनको रिकॉर्ड किया। एक चैलेंज आया कि उसको ट्रांसक्राइब किया गया बाद में, क्योंकि मैंने ही किया। ट्रांसक्राइब करना इतने बड़े इंटरव्यू को थोड़ा मुश्किल काम है और बोरिंग काम है। जी, जी। लेकिन जब उसके बाद उनको पढ़ के उनकी कहानी लिखने लगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ये किताब लिखने में मैं कहूँगा कि लेखन के काम में मेरे को 7-8 महीने से ज़्यादा नहीं लगे। ओवर पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल लगा, पर लिखने में 8 महीने के करीब में ये लिख दी थी मैंने। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। नरेशन में भी मज़ा आया, बच्चों से बात करने में भी मज़ा आया। थोड़ा बोरिंग काम था केवल वो उसको ट्रांसक्राइब करना जो उन्होंने बोला था इनिशियली। जो लोग फेल हो गए हुँ, हुँ। 1 प्रयास में, 2 प्रयास में या नहीं कर हाँ, हाँ। पाए, हुँ, हुँ। तो जो असफल कैंडिडेट रहे, हुँ, हुँ। उनके लिए क्या कहते हैं आप? देखिए, असफल तो ये इनमें से सारे ही लगभग किसी स्टेज पे हुए। एक तो मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी असफलता से आपको घबराना नहीं चाहिए। हुँ, ठीक है, आपका समय पूरा उसका हो गया कि और अटेम्प्ट में ही बचे या आप और कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सिविल्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आप में आग बची हुई है, आप में अभी भी वो सपना बचा हुआ है, तो असफलता से नहीं डरना चाहिए। इसमें से कौन असफल नहीं है? आप हुँ, बताइए, आपने बोला मिन्नू पीएम 5 बार असफल हुई, हुँ, भरत 4 बार असफल हुए, हुँ, ठीक है? श्रुति शर्मा 1 बार जो बाद में टॉप भी किया, 1 बार हुँ, असफल हुई। तो हर बच्ची असफल हुआ, हर बच्चा असफल हुआ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सत्यम पास हुआ, लेकिन वो भी एक स्टेज पे इतना घबरा गया था कि मैं तो असफल हो जाऊँगा। वो बिल्कुल डिप्रेस होके मेन से 2 दिन पहले रोने लग गया था। तो पहली बात तो असफलता को आपको घबराना नहीं है, असफलता तो सिखाती है आपको हुँ, क्या करना है। लेकिन अगर आप दूसरी बात ये है कि अगर असफल हो गए हैं तो ये एक एग्ज़ाम है, ये लाइफ़ नहीं ख़त्म हुई। हुँ, आपने इस एग्ज़ाम की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। आपने मेहनत सीखी, आपने आपकी नॉलेज इतनी सारी बढ़ गई, आपने प्लानिंग सीखी, आपने स्ट्रैटेजी सीखी, आपने आंसर राइटिंग सीखा। तो आपने अगर सही में मेहनत की है इस प्रोसेस में और आगे नहीं भी जाना चाहते हैं सिविल्स में, तो भी ज़िंदगी में आपको ये बहुत फ़ायदा होगा। जो आप ये लर्निंग लेके जाएँगे, किसी भी फ़ील्ड में आप जाएँ, आप ज़रूर सफल होंगे उस फ़ील्ड में, क्योंकि आपने बहुत सारे गुण ले लिए हैं, बहुत हुँ, सारी नॉलेज ले ली है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना ली है, बहुत सारा मेहनत करना सीख लिया है। तो आप ज़रूर सफल होंगे, आप कहीं भी जाएँ। एक असफलता को अपने दिल से नहीं लगाएँ। हुँ। सिविल्स में चारों अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, आप नहीं भी करना चाहते, तो भी उसको डिप्रेस होने की बात नहीं है। देयर आर मेनी बेटर एवेन्यूज़ जहाँ पे आप इन सारे गुणों को, इन क्वालिटी को यूज़ करके सफल हो सकते अच्छा, घबराहट की आपने बात की, बहुत कैंडिडेट को मैं देखता हूँ कि हैं। एग्ज़ाम से पहले तबीयत हुँ, खराब हो जाना, बिल्कुल। डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनावग्रस्त होने लगते हैं। हुँ, हुँ। अ, उनके लिए खासकर क्या सुझाव हो सकता है? उनके लिए जो देखिए, पहली बात तो अपने आप को बार-बार समझाना है कि आपने बहुत मेहनत की है। हुँ, आपने इतने दिन रात दिन मेहनत की है, इतना एक तरीके से मेहनत की है, आप ज़रूर सफल होने वाले हो। कोई नहीं रोक सकता। आप इनसे बेटर हो बाकी लोग से, कोई रोक नहीं सकता है। तो थोड़ा अपने आप को सहज करना पड़ेगा। हुँ, लेकिन फिर भी होता है, जैसे भरत था, भरत रात भर सो नहीं पाता था प्रीलिम्स से पहले हुँ, कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। उसको आपको अपने आप को बताना है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे पास पूरी नॉलेज है, मैं ज़रूर इसमें सफल होऊँगा। तो अपने आप को बार-बार रिइन्फोर्स करना पड़ेगा ताकि थोड़ा स्ट्रेस लेवल आपका कम हो। और अगर आपने ठीक से मेहनत नहीं की है, तब तो फिर आपको दोबारा जुट जाना है। दूसरा, आपको ये सोचना है कि कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग। अगर आप इस बार नहीं भी हुए, आफ्टर गिविंग योर बेस्ट शॉट, तो आप दोबारा और अच्छा करेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ एक और जी, एग्ज़ाम्पल हुँ, कि वसीम जो कश्मीरी बच्चा है, हुँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ, हुँ, प्रीलिम भी हुआ क्लियर, मेंस भी हुआ क्लियर। सेकंड अटेम्प्ट में बिकॉज़ ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुरंत प्रीलिम दूसरा हो जाता है हुँ। अगले साल वाला, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी था, थोड़ा सेलिब्रेशन में भी लग गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के उससे सेलिब्रेशन परफॉर्मेंस से से। सेलिब्रेशन से बचना चाहिए, ये भी एक सलाह है। बिल्कुल। तो उससे सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम में फेल हो गया। लेकिन फिर उसने जिस दिन रिज़ल्ट आया, फिर अपना वापस दृढ़ निश्चय किया कि अरे क्या हो गया, इसमें फेल हो गया तो अगला आने वाला है साल, तो मैं अगली बार टॉप करके दिखाऊँगा। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो अगली बार और ऊपर का लक्ष्य रखिए कि अरे इस बार मैं यहाँ अटक गया, अगली बार तो मैं टॉप 10 में ही आने वाला हूँ। तो आप फेलियर से आप जीत जाएँगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल सज्जन साहब की हुँ। जो आईएएस बने हैं हाँ, हाँ। और बल्कि
मैं आईपीएस को भी इसमें शामिल हाँ, करता सिविल हूँ, सर्वेंट सभी की सिविल बात सेवा है। में जो जी। फील्ड में काम कर रहे हैं हम्म, अधिकारी, इस देश को बेहतर बनाने के लिए हम्म, उनको क्या आप बोलेंगे कि किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए? क्योंकि कई मतलब अनुभव से जो हम लोग सीखते हैं ना, हाँ, कम उम्र में ये बातें समझ में आती नहीं है। हाँ। कुछ चीज़ें आपको उम्र बढ़ने के साथ ही समझ में आती है, चाहे आप कितना भी सिर पत्थर पे मारिए, वो समझ में आती नहीं है। तो उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, मैं अपने आप को भी हमेशा बोलता हूँ, बाकी के लिए भी बोलता हूँ कि हम आज आईएएस, आईपीएस हैं, उसमें एक रोल हमारे लक ने भी प्ले किया है। जी। हमारे जैसे बहुत सारे और भी थे, जो इतने ही हमसे भी ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत की भी हो सकती है, हुँ। लेकिन हमको वो ब्लेसिंग मिली भगवान से कि जी। हम इस पोजीशन पे आए कि हम देश के लिए, लोगों के लिए काम कर सकते हुँ, हैं। तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उस चीज़ को, उस हुँ। बात को। तो अगर उस बात को आप नहीं भूलेंगे, तो फिर आप रात-दिन लोगों के लिए काम करेंगे। ग्रैटिट्यूड। फिर आपको रात-दिन लगेगा कि मैंने गिल्टी फीलिंग होगी जिस दिन आप अच्छे से ऑफ़िस में काम नहीं करेंगे। जिस दिन हुँ, आप ऑफ़िस में टाइम वेस्ट करके आपको गिल्टी फीलिंग होने लगे, ऐसा होना चाहिए कि हमने ये ऑफ़िस का टाइम है, इसमें हमने इतना समय बर्बाद क्यों कर दिया? तो हुँ, पूरा समय आप लगे रहें। ये नहीं सोचें आप देश की सेवा में, ये सोचिए। ये नहीं सोचें कि आप एक 9 टू 5 या 8 टू 5 की जॉब में हैं। आप तो पूरा देश की सेवा में हैं, रात-दिन काम करना है, सैटरडे भी करना है, ज़रूरत हो तो संडे भी करना है, और जितना काम करना है ऑनेस्टली करना है। तो अपने आप देश भी आगे बढ़ेगा, लोगों के लिए भी हम कुछ कर पाएँगे। लेकिन अगर हम ये मान के बैठ जाएँ कि नहीं जी, हमारा तो सपना था आईएएस बन गए, अब तो कुछ और करना नहीं है, जितना आराम है करते रहिए, तो आप अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आप वो गॉड के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, जिसने आपको ये मौका दिया कि आप ये इस पोज़ीशन पे बैठे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते बहुत-बहुत शुक्रिया सर हैं। आपका। जी, थैंक यू सो मच।